Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, I'm class 10th chemistry का लास्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम मेटलर्जी ऑफ कापर की मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे। अब मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी का मतलब है द हार्ट, वो पन या द साइंस आप कह सकते हैं ये कि कैसा कोई मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने ओर से, किसी मेटल को उनके रिस्पेक्टिव ओर से निकालना। इस मेथड को क्या कहते हैं? इन ऑपरेशंस को ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। इन सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को मेटलर्जी कहते हैं। अब कापर क्या है? कापर का एटॉमिक नंबर है 29। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल है। एटॉमिक नंबर कापर का क्या है? 29 है। सिंबल कापर का Cu से रिप्रेजेंट करते हैं कापर को। 29 इसका एटॉमिक नंबर है। ये एक बहुत अच्छा मेटल है और इसके अच्छे क्वालिटीज़ ये हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ इसकी आई रेजिस्टिविटी पावर टू कोरोड, यानी इसको जंग जल्दी नहीं लगता है। इस वजह से इन दो खसूसियात की वजह से, एक इसकी एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरी इसकी क्या, आई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी जंग इसको नहीं लगता। तो इन दो खसूसियात की वजह से ये हमारे जो बिजली के तार होते हैं ये भी कापर से बने होते हैं, मुख्तलिफ क्वाइल्स होते हैं तो वो भी कापर, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कापर के तार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक, तो कापर जो है उसकी डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या दूसरी चीज़ें हैं वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे बर्तन इससे बनते हैं। ये जो ब्रॉन्ज होता है और ये जो ब्रास होता है, इन दोनों एलाइज में, एलाई क्या है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ये मुख्तलिफ मेटल्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ एलाइज बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है अर्थ क्रस्ट में तकरीबन 0.007% अर्थ क्रस्ट में भी कापर पाया जाता है। सो कापर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल और इसकी बहुत स्कोप है डेली लाइफ में, इसकी बहुत यूजेस है, ख़ासकर इलेक्ट्रिकल एफिलियंसेस में, यानी मुख्तलिफ जो बिजली के चीज़ें हैं उनमें कापर का मेटल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इनके दो अच्छे खसूसियात है, एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरी इसकी जो रेजिस्टिविटी है टुवर्ड कोरोजन, यानी जंग लगने इसको आसानी से नहीं लगता, इस वजह से ये इस्तेमाल होता है। अब अगर हम कापर की मिनरल्स की बात करें, कापर के बहुत सारे मिनरल्स हैं। आपकी किताब में कापर के कुछ मिनरल्स के नाम लिखे हैं तो मैं वो आपके साथ रिपीट करता हूँ कि वो कौन से हैं। एक है आपके साथ, इसको आप पढ़ते हैं चेल्कोपाइराइट। ये कापर का क्या है? एक मिनरल है, कापर का होर है जिसमें कापर कंबाइंड स्टेट में कापर आयरन सल्फाइड की सूरत में होता है। ठीक, CuFeS2। ये क्या है? चेल्कोपाइराइट। ये मैं क्या लिख रहा हूँ? सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ कापर। ठीक, इसी के साथ एक और है जिसको कहते हैं बोरनाइट। ये भी क्या है? बोरनाइट कापर और आयरन का मिनरल है, इसमें ये प्रोपोर्शन है। ठीक, ये क्या है? ये कापर आयरन का मिनरल, इस कंपोजिशन में 1 1 2, यहाँ पर 5 1 4 ये कंपोजिशन है। अब इसके साथ डेफिनेटली और इम्प्योरिटीज़ भी मिनरल्स की सूरत में होते हैं। बहरहाल इनके जो मेन फार्मूले हैं वो ये है। ठीक, इसके अलावा आपके साथ एजोराइट
ये भी कॉपर का एक मिनरल है। ये क्या है? ये इनफैक्ट कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड है, यानी कॉपर कार्बोनेट हाइड्रो ऑक्साइड, ये इसको कहते हैं एजोराइट। इसके अलावा कोविलाइट है, क्या है? कोविलाइट कॉपर का एक मिनरल है। ये क्या है? कॉपर सल्फाइड की सूरत में है, ठीक है। चेल्कोसाइट है, ये कॉपर सल्फाइड है हमारे साथ। ये क्या है? कॉपराइट है, ये कॉपर ऑक्साइड की सूरत में होता है, ठीक। तो दीज आर द वेरियस मिनरल्स। इसके अलावा मालिचाइट है, मालिचाइट भी कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंपोजिशन डिफरेंट होता है। ये क्या? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है कॉपर के। चेल्कोपाइराइट कॉपर आयरन सल्फाइड, बोरोनाइट ये भी कॉपर आयरन सल्फाइड है, कंपोजिशन डिफरेंट है। एजोराइट कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड। कोविलाइट कॉपर सल्फाइड, ये भी कॉपर सल्फाइड है। ये कॉपराइट Cu2O। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ कॉपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉपर के मिनरल्स मौजूद है, ठीक है। मालिचाइट है, मालिचाइट भी यही है, इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट उसके साथ लगे होते हैं, एंड सम अदर मिनरल्स, ठीक। तो बहरहाल ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिसके नाम आपको बताए, ठीक। ये आपकी किताब में मौजूद है, इसलिए मैंने इनके फार्मूले लिखे और इनके नाम लिखे, ठीक। तो मेनली कॉपर जो है आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर मिनरल्स में ये सल्फाइड्स की सूरत में पाया जाता है, ठीक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो मिनरल्स है वो क्या है? सल्फाइड की सूरत में होते हैं, और ज़्यादातर मिनरल्स में इनके साथ आयरन अटैच होता है, ठीक। अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अब कॉपर को अपने ओर से एक्सट्रैक्ट करना, कॉपर को मेटल की सूरत में वहाँ से निकालना, ये तो भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि कॉपर एक रिएक्टिव मेटल है। ये आप देख रहे हैं, ये कॉपर आप देख रहे हैं कि ये कंबाइंड स्टेट में नेचर में पाया जाता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, मिनरल्स एंड ओर्स। और साथ साथ ये क्या होते हैं? पर ये कॉपराइट, इसके साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, सैंड्स होते हैं, दूसरे सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट होते हैं। So a lot of impurities are also there with these। ये तो मेन उनके फार्मूले होते हैं, बाकी इनके साथ इम्प्योरिटीज भी होते हैं। Now we will discuss the steps in metallurgy of copper। पहले हम स्टेप्स लिखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स है, जो ताकि आपका काम समराइज हो जाए। सबसे पहला काम किसी भी ओर का, किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन का, वो क्या है? माइनिंग ऑफ ओर को निकालना, ठीक। अब इन पे हम बारी बारी बात करेंगे। दूसरा क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, स्मेल्टिंग विद फ्लक्सेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। बहरहाल ये मुख्तलिफ बुक्स में ये जो स्टेप्स है, आपकी बुक में तो स्टेप्स नहीं लिखे गए, मैंने आपकी सहूलत के लिए इस टॉपिक को कुछ स्टेप्स में तकसीम कर दिया कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन जो है वो कैसे होती है, कॉपर को अपने होर से कैसे निकाला जाता है, ठीक। अब सब अहम बात यह है, अब हम इन पे बारी बारी बात करते हैं कि हाउ कॉपर इज ऑब्टेन्ड। पहला स्टेप क्या है? माइनिंग ऑफ ओर। माइनिंग खान करने को कहते हैं। कॉपर का कोई रिच मिनरल सबसे पहले सर्च करना पड़ता है। आमतौर पे जिस तरह मैंने आपके सामने इसके कुछ मिनरल्स लिखे, ज़्यादातर मिनरल्स में कॉपर जो जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर इज़ इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स की सूरत में होता है, ठीक, और आयरन उसके साथ होता है। तो कॉपर रिच मिनरल को निकाला जाता है। ये या तो ज़मीन की सतह के ऊपर ही होता है, ओपन पिट जिसको आप कह सकते हैं, या तो ये ओपन पिट में होता है और इज रिमूव्ड, ठीक, या फिर ये कुछ लेयर्स के नीचे जमीन के अंदर से निकाला जाता है। माइनिंग ऑफ ओर क्या है कि आप क्या करते हैं? आप ओर को रिमूव करते हैं इधर फ्रॉम द ग्राउंड और
ये क्या होता है, ओपन पिट में होता है, या तो ऊपर होता है किसी पहाड़ के साथ, किसी चट्टान के साथ, या ज़ेर ज़मीन आप खुदाई करते हैं, वहाँ से मिनरल, कापर का जो मिनरल होता है जिसमें कापर रिच जो पत्थर होते हैं वो आप निकालते हैं। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, माइनिंग ऑफ ओर। ठीक, और ये क्या है, जनरली फ्रॉम क्या होते हैं, सल्फाइड ओर्स। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप, इसमें इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री तो नहीं है। ये सिर्फ आप वो बड़े बड़े पत्थर आप क्या करते हैं, हथौड़े वगैरह से, बेलचे वगैरह से आप क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं, वो पत्थर निकालते हैं। वो तो या ज़मीन के ऊपर ऊपर ही होते हैं या कुछ लेयर्स ये ज़मीन के नीचे होते हैं, इनको आप निकालते हैं। तो या ये अंडरग्राउंड होते हैं या ओपन पिट में होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज माइनिंग ऑफ द ओर। और यानी और क्या है, मेटल रिच मिनरल है। ठीक, अब दूसरे स्टेप में जब आपने वो निकाल दिया, दूसरा काम आपने क्या करना है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। अब ओर को आपने क्या करना है, क्रश करना है। छोटे, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में भी जनरल हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशन पे कुछ बातें की थी, आज हम थोड़ी सी स्पेसिफिक कापर पे बात कर रहे हैं ना। तो दूसरे स्टेप में क्या है, आपने जब वहाँ से ओर को निकाला, वो बड़े पत्थरों की सूरत में होते हैं, चट्टानों की सूरत में होते हैं, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं। उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, क्रशिंग करते हैं, क्रश करते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं और उसको आप पीसते हैं, पाउडर फॉर्म में लाते हैं, ताकि क्या हो, सरफेस एरिया जो है वो आपके मिनरल का बढ़ जाए। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मकसद क्या है कि उस चीज़ को आप क्या करते हैं, पीसते हैं, मुख्तलिफ मिल्स में, मुख्तलिफ चक्कियों में, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसको तोड़ते हैं। ठीक, मशीनों में डालते हैं, तोड़ते हैं और फिर उसको पाउडर शेप में लाते हैं। पाउडर शेप में मकसद क्या है, ताकि सरफेस एरिया यानी उनका जो सतह है वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। ठीक, सो द नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्रशिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक, तो ये भी सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री इसमें नहीं है। पहले आपने चट्टान से निकाला, पहाड़ से कापर वाले ओर को निकाला, फिर उसको आपने लाया, फिर उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तकसीम कर दिया, फिर उसके बाद इवन इसकी फर्दर आपने ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग में उसको आपने पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, पाउडर फॉर्म में, ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक, तो ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, अब इसमें यह है कि जब आप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, कुछ जब आपके साथ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आपको पता वैसे भी फिजिकली पता चलता है कि इनमें इतना कापर नहीं होता है, वो भी आप निकालते हैं। ठीक, वो आप उससे निकालते हैं। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, फिर मुख्तलिफ मेथड्स अवेलेबल है कि आप कैसे इनको अलग करेंगे। तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कापर के केस में ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के बाद मिनरल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये स्टेप है ना, हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करते हैं। यानी वो चीज़ें जिसमें और ज़्यादा हो, जो मेटल वाले आपके साथ पाउडर है वो ज़्यादा हो और जो मिट्टी वाला हो वो अलग हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप कंसंट्रेशन आप और को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए, यानी मेटल रिच मटेरियल आपके साथ हो जाए और मेटल जिसमें ना हो, वो जो कचरा है, वो जो गेंग है, जो मिट्टी वगैरह होता है, वो अलग हो जाए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इस मेथड में आप क्या करते हैं, और वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी गीला होना, आप पानी और ऑयल का मिक्सचर लेते हैं, उस पानी के ऑयल और ऑयल के मिक्सचर में ये पाउडर फॉर्म का जो आपका ओर है ये आप डालते हैं एक टैंक के अंदर। जब आप डालेंगे तो फिर क्या करेंगे, मज़ीद ये करेंगे कि यहाँ से आप क्या करेंगे,
इसकी एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन कैसे करेंगे? इनको आप शेक करेंगे, हवा भी इनसे पास करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपकी एजिटेशन, आपके हिलाने से जो और वाला कंटेंट है, यानी जो पाउडर जिसमें और ज़्यादा है, जिसमें कॉपर ज़्यादा है, जिसमें मेटल ज़्यादा है, वो क्या हो जाता है, वो ऑयल से वेट हो जाता है। और जो गेंग है, जो मिट्टी वाला पोर्शन आपके इसमें मौजूद है, और में मौजूद है, वो पानी से गीला हो जाएगा। अब क्या है, एजिटेशन आप इनका कर रहे हो, तो कुछ पोर्शन आपका ऑयल की तरफ जा रहा है और कुछ पोर्शन आपका पानी की तरफ आ रहा है। तो वो जो पोर्शन आपका ऑयल की तरफ जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो सतह की तरफ आ जाएगा। इट विल कम टुवर्ड द सरफेस। और जो मिट्टी है पानी से गीला होके वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, गेंग। तो आपका जो ओर है, जो मेटल में रिच है, वो ऑयल से क्या हो जाएगा, वो ऑयल से वेट हो जाएगा, और वो जाग की सूरत में, फ्रोथ की सूरत में, फ्रोथ कहते हैं जाग की, जिस तरह साबुन से जाग बनता है, लेदर बनता है, ये इस सूरत में क्या हो जाएगा, ऑयल से गीला होके ऊपर आ जाएगा। और आपका जो मिट्टी वाला पोर्शन है वो पानी से गीला होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऊपर का जो पोर्शन है उसको आप, एक लफ्ज़ है स्किम, उसको आप वहाँ से अलग करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को डिकेन करेंगे, और नीचे आप क्या छोड़ देंगे, नीचे आपका पानी और आपका गेंग क्या हो जाएगा, वो नीचे रह जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपका और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। आपकी बड़ी हद तक स्टेज पर मिट्टी से जान छूट जाती है, मतलब गेंग इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, मेटल रिच और इज वेट बाय ऑयल। और दूसरा क्या है, जो गेंग है, गेंग इज वेट बाय वाटर, और ये गेंग आपका नीचे सेटल्स डाउन। और ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा, फ्रोथ की सूरत में स्किम्ड अप, इसको ऊपर से निकाला जाता है, ये फ्रोथ आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आपका गेंग नीचे चला जाता है, और आपका मेटल रिच जो ओर है, वो, इसको आप मेटल रिच ओर को क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कंसंट्रेट आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। यानी जिसमें आपका कॉपर ज़्यादा हो, वो जो पार्टिकल्स है जिसमें कॉपर ज़्यादा हो, वो ऊपर आ जाएगा ऑयल के साथ, और जिसमें मिट्टी वगैरह, सिलिकेट वगैरह हो, वो नीचे बैठ जाएगा। दिस वे क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी आपकी गेंग और कंसंट्रेट की। ठीक, सो दिस इज द थर्ड स्टेप। माइनिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग के बाद आपने ओर को कंसंट्रेट करना है, उससे आपने इम्प्योरिटीज़ को, उससे आपने मिट्टी वाला जो पोर्शन है, सैंड वाला पोर्शन, वो आपने इस तरीके से आप इसको कॉपर के ओर से, फ्रोथ फ्लोटेशन से आप इसको अलग करते हैं। ठीक, अब यहाँ के बाद ये जो कंसंट्रेट आपके पास आ जाता है, फिर हम आते हैं रोस्टिंग ऑफ ओर की तरफ। क्या, रोस्टिंग ऑफ ओर। अब रोस्टिंग किसे कहते हैं, रोस्ट कहते हैं किसी चीज को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में एट करने को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग? ईटिंग अप टू हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब ये जो कंसंट्रेट आपके पास आ गया, ये तो एक मेटल रिच ओर है ना, मिट्टी बड़ी हद तक इससे क्या हो गई, अलग हो गई। अब जब ये अलग हो गई तो नेक्स्ट क्या होगा, आप ये कॉपर आयरन सल्फाइड, ये आपके साथ और है, इससे बड़ी हद तक गेंग तो अलग हो गया काफ़ी हद तक।
ठीक। जब ये गैंग अलग हो गया, अब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने इसकी क्या की, रोस्टिंग वाला रिएक्शन है, ठीक है। ये कर दिया तो इसके नतीजे में आपके साथ क्या बन जाता है, कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड प्लस वोलेटाइल ऑक्साइड उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस रोस्टिंग वाले किलन में, रोस्टिंग वाले में आप और को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में खूब ईट कर रहे हैं। ईट करने से क्या हो जाता है, ये जो मुख्तलिफ वोलेटाइल गैसेस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये आपके उड़ जाएंगे काफ़ी हद तक। अब आपके पास रह गया क्या, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। यानी आप के सिस्टम में ये तो इतना प्योर तो नहीं होता है ना, बड़ी हद तक आपने सिस्टम से सल्फाइड को क्या कर दिया, वो निकाल दिया। हाई टेम्परेचर पर ये काम किया। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग ऑफ ओर, ईटिंग एट हाई टेम्परेचर है, ईटिंग एट हाई टेम्परेचर। ओर को हाई टेम्परेचर पर ईट करना क्या है, ये ईटिंग है। तो ये हमने ईट कर दिया, ये मुख्तलिफ वोलेटाइल जो उड़ने वाले गैसेस थे वो उड़ गए। तो बड़ी हद तक आपके ओर से सल्फाइड का कंपोनेंट निकल जाता है। सो दिस स्टेप इज नोन एज रोस्टिंग ऑफ द ओर। अब जब आपने रोस्टिंग कर दिया, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, बड़ा अहम है, इसको कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग की तरफ हम आएंगे, स्मेल्टिंग विथ फ्लक्सेस। अब पहली बात तो ये है कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स वो चीज़ें होते हैं जो आपके किसी चीज़ को, खासकर आपके ओर को आसानी से यानी पिघलाने में उसका हेल्प कर। ये तो भी सल्फाइड्स है, ये तो भी आसानी से पिघलते नहीं है। तो क्या होता है, ये रिएक्शन आप रोस्टिंग में यूज़ करेंगे, रोस्टिंग में। अब स्मेल्टिंग में आप क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ फ्लक्स यूज़ करेंगे ताकि आपका जो क्या है, आपका मटेरियल है आसानी से पिघल सके। ठीक, आपका मटेरियल क्या हो सके, वो आसानी से पिघल सके। तो इसके लिए हम क्या कार्बन के उसमें हम क्या करते हैं, ये जो रोस्टेड ओर है जिससे ये बने हैं, इस रोस्टेड ओर को क्या किया जाता है, दिस रोस्टेड ओर इज फर्दर ईटेड। इसको आप मज़ीद ईट करते हैं, मज़ीद फर्नेंस में इसको क्या करते हैं, स्मेल्टिंग फर्नेंस या ब्लास्ट फर्नेंस में हवा की मौजूदगी में इसको मज़ीद ईट किया जाता है और इसमें कोक को डाला जाता है। क्या क्या यूज़ किया जाता है, इन द कोक को यूज़ किया जाता है। अब जब कोक और सैंड को मिला के, कोक और सैंड को मिला के रोस्टेड ओर को हाई टेम्परेचर पे ईट करना, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। व्हाट इज स्मेल्टिंग, किसी फ्लक्स को इस्तेमाल करते हुए, अब फ्लक्स हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कोक और सैंड, इनको इस्तेमाल करते हुए इस रोस्टेड ओर को मज़ीद ईट किया जाता है। तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ईट किया जाता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये स्मेल्टिंग में फिर क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम बाद में देखेंगे। चलो इसके रिएक्शन इधर ही मैं लिखता हूँ। अब आपका जो आयरन सल्फाइड है ये स्मेल्टिंग के है, ये जो था आपके साथ क्या था, रोस्टिंग का था। आयरन सल्फाइड, ठीक, आपने इसको खूब ईट किया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में, हवा की कर आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन, ठीक है, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन। ठीक, अब ये आयरन ऑक्साइड जो है ये सैंड के साथ मिलता है। देखो हमने स्मेल्टिंग में क्या इस्तेमाल किया है, कोक प्लस सैंड हमने डाला है एज ए फ्लक्स, ये इस डाला है। तो ये जो आपका आयरन ऑक्साइड है ये जब सैंड के साथ मिलता है, ठीक, सैंड के साथ ये मिलता है तो इसे क्या बनता है, आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट ये जो बन गया इसको कहते हैं स्लेग।
क्या कहते हैं, स्लैग। ये एक किस्म से इम्प्योरिटी है। हम तो चाहते क्या है कि ये जो रोस्टेड हो रहा है ये इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं ना। अब हम आयरन से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, आयरन ऑक्साइड बना। ये फिर अगेन क्या है, वोलेटाइल गैसेस है, ये निकल जाएंगे। ये आयरन ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्लैग। तो स्लैग की सूरत में ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये सिस्टम से निकल जाएगा। अब आप देखें इसी तरह ये तो आयरन सल्फाइड, देखो ये रोस्टेड ओर में हमारे साथ ये दो चीज़ें, आयरन सल्फाइड तो यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको देखते हैं कॉपर सल्फाइड को। कॉपर सल्फाइड है, ये इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो इससे क्या बनेगा, कॉपरिक ऑक्साइड बनेगा। ये स्लैग है, ये भी उसी तरह का रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा, आपके साथ क्या बनेगा, ये कॉपरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या हो गया, ये चीज़ ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन इस कॉपर के पास आ गया और ये आपका निकल गया। ठीक, निकलने के बाद साथ साथ ये हमारे साथ ये तो भट्टी में ये सारे रिएक्शन होते हैं। यही कॉपर ऑक्साइड ये आयरन सल्फाइड के साथ भी मिल सकता है। आयरन सल्फाइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इससे वापस ये चीज़ भी बनता है। ठीक, बहरहाल इतने ज़्यादा रिएक्शंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हमारे साथ कॉपरिक ऑक्साइड, कॉपरिक सल्फाइड आपके पास सिस्टम में अभी मौजूद है। ठीक, ये आयरन ऑक्साइड तो इसके साथ रिएक्शन करके वापस स्लैग बना लेगा। ये सारे क्या है, ये किलन में आपके फर्नेस में ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, इट्स वेरी सिंपल। देखो हमने क्या किया, और लिया, और में आपको पता है कॉपर आयरन सल्फाइड है, हमने इसको सबसे पहले इसकी रोस्टिंग की, हाई टेम्परेचर पर इसको ईच किया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इसे कॉपर सल्फाइड और आयरन के सल्फाइड बने। अब इसको मज़ीद हमने कहा कि इनको मेल्ट करने के लिए हमने इसके साथ फ्लक्स मिलाए, कोक और सैंड को एज ए फ्लक्स मिलाया, ऑक्सीजन की मौजूदगी में आयरन सल्फाइड से आयरन ऑक्साइड बनाया और कुछ में सल्फाइड्स गैसेस की सूरत में निकल गए। अब ये जो चीज़ बन गया, ये सैंड के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाता है, ये निकल जाते हैं। कॉपर सल्फाइड की क्या सूरत हाल है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनता है, यहाँ फिर सल्फाइड्स कुछ निकल रहे हैं। ठीक, अब ये कॉपरिक ऑक्साइड इसके साथ मिलकर ये चीज़ भी बना सकता है। तो अब तक आपके साथ सिस्टम में ये दो चीज़ें तो चल रहे हैं, कॉपरिक ऑक्साइड और कॉपरिक सल्फाइड आपके साथ मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेप है उसको आप बीसिमराइजेशन कह सकते हैं, या हम सिंपली ये है कि आगे रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा स्टेप्स की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आगे आपका ये रिएक्शन होगा, कॉपरिक ऑक्साइड प्लस कॉपरिक सल्फाइड, ये दो रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन के नतीजे में कॉपर बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन फिर बैलेंस करके देख, तो ये जो कॉपर बनता है इसको कहते हैं मोल्टन मेटल की सूरत में बनता है, और इसमें इसे सुराख होते हैं जिसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। अब ये जो कॉपर इधर बन गया, इट इज़ इम्प्योर, ये इसके साथ बड़े चीज़ें लगे हुए हैं। ठीक, यानी आफ्टर दिस मेल्टिंग प्रोसेस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, ये बीसिमराइजेशन इसको कह सकते हैं, बहरहाल इतना आपके कोर्स में नहीं है। तो इससे क्या बन जाता है, कॉपर। हमारा असल काम क्या था, कॉपर को निकालना, लेकिन ये इतनी भट्टियों में ये रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर जो इस स्टेज पे बनता है इट इज़ नॉट प्योर कार्बन, इसके साथ अभी भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़, मुख्तलिफ मेटल्स वगैरह, मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक आइंस अभी तक इसके साथ लगे होते हैं। तो लास्ट स्टेप जिसको हम इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग कहते हैं, उस स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम रिफाइन करते हैं, इसको मज़ीद साफ करते हैं ताकि इसे प्योर चीज़ बने। वो कैसे, क्या है, एट द एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
इसमें क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, आपने 9th में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा है। सेल जो होता है, सेल बैटरी जिसको आप कह सकते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, दो चीज़ों, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो हम फिर आखिर में ये जो कॉपर बन जाता है, ब्लिस्टर कॉपर इम्प्योर, इसको प्योरीफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का तरीका एडॉप्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फेट में थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड भी मिक्स होता है, इसको लेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। सेल में तो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक, सेल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। एक इसमें प्योर कॉपर उठा लेंगे कहीं से, उसका एक इलेक्ट्रोड डालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड हम लेंगे किस चीज का, ये जो ब्लिस्टर कॉपर हमारा इधर बन गया, इससे एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे। एक इम्प्योर कार्बन का इलेक्ट्रोड हो गया, देखो कॉपर सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। नंबर 2, प्योर कॉपर से हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और ये जो हमारा इधर बना है इम्प्योर कार्बन कॉपर, ये क्या होगा, एनोड होगा। सेल हम बनाएंगे, दो इलेक्ट्रोड की जरूरत है, एक प्योर कॉपर से बनाओ और एक इम्प्योर कॉपर जो आपका इधर ही बना हुआ है। हम असल में ये चाहते हैं कि ये इम्प्योर कॉपर क्या हो, ये प्योर बन जाए। बाकी सिस्टम के अंदर सोल्यूशन किस चीज़ का होगा, वो कॉपर सल्फेट का होगा, ठीक। अब जब ये कॉपर सल्फेट का होगा तो क्या होगा, हमारे साथ ये होगा कि जो आपका एनोड है, ये सपोज आपका कैथोड है। अब एनोड क्या करता है, व्हाट हैपेंस एट एनोड्स, एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन, कॉपर एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहां से वो तो जाएंगे इस सर्किट में। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस कॉपर से, ये जो आपने किस चीज से बनाया है, इम्प्योर, इस कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसे क्या बन गया, कॉपर का आयन। ये कॉपर का आयन, ये आपका टैंक है जिसमें आपके साथ क्या मौजूद है, कॉपर सल्फेट मौजूद। अब ये कॉपर आयन इसे बन गया, ये आयन इधर नीचे इसे गिरेगा, इस सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाएगा। डिसोल्व होने के बाद ये आयन इधर आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा, दिस कॉपर आयन, व्हाट हैपेंस एट, ये कॉपर आयन जब इधर आएगा तो ये कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज है, यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसे क्या बनेगा, कॉपर। तो ये कॉपर जाके इस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, आफ्टर अक्वायरिंग 2 इलेक्ट्रॉन इससे कॉपर मेटल बनेगी। तो ये दिस में ये इम्प्योर कॉपर जो है, वंस अगेन आप देखें हमारे साथ क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो कॉपर हमारा इस आखिर में बना वो प्योर नहीं है, उसके साथ और भी बहुत से मेटल्स और बहुत सारी चीज़ें लगे हुए हैं। अब उनसे उसको कैसे हमने प्योरीफाई करना है, तो प्योरिफिकेशन का एक तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसमें क्या करते हैं, आप एक सेल बनाते हैं, सेल, ठीक, बैटरी सेल में क्या करते हैं, आपको एक इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक। और दूसरा क्या है, आप उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, वो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। इस केस में जो एनोड हम बना रहे हैं वो हम अपने इम्प्योर कॉपर से बना रहे हैं, जिसकी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। और दूसरा जो आप कैथोड बना रहे हैं वो आप प्योर कॉपर से बना रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, ये जो हमारा इम्प्योर कॉपर है, ठीक, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ पर होता है, ये रिएक्शन होगा एट एनोड। इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कॉपर आयन की सूरत में इस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद ये क्या होगा, इसे कॉपर आयन बनेगा। तो ये इस सिस्टम में यानी इस इलेक्ट्रोड से आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ गिरना शुरू हो जाएंगे, इस आपके इलेक्ट्रोलाइट में ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, नेगेटिव इधर जब आएगा ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पे, ये रिएक्शन आपका होगा। यहाँ पर क्या होगा, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये से क्या बनेगा, कॉपर मेटल बनेगा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो ये कॉपर मेटल जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, इधर कॉपर, प्योर कॉपर आयंस की सूरत में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर मेटल बन रहा है, पीछे कोई कचरा इसके साथ आ नहीं रहा है। ये इलेक्ट्रोड आपके साथ क्या होगा, वक्त के साथ साथ पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये चूंकि हमने इम्प्योर कॉपर से बनाया है तो इसमें जो दूसरे नाखालिस मेटल्स इनके साथ होते हैं थोड़े बहुत, जो सिल्वर, गोल्ड या दूसरे होते हैं या इनऑर्गेनिक आयन, वो क्या हो जाएंगे, वो खुद ब खुद फेंदे में बैठ जाएंगे और आपका जो प्योर कॉपर है वो सारा इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ से जो कॉपर आपको मिलता है वो 99.99% प्योर कॉपर है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, हाउ कैन इट बी प्यूरिफाइड। तो एक बार मैं फिर आपके लिए समराइज करता हूँ, मेटलर्जी ऑफ कॉपर को कैसे अपने ओर से निकाला जाता है। सिंपल सी बात है, स्टेप्स मैंने आपके सामने 6 स्टेप में मैंने तकसीम किए हैं, वैसे आपकी किताब में कोई स्टेप नहीं दिए है ना, आपकी सहूलत के लिए। सबसे पहला काम क्या है, कॉपर को पहाड़ से, ज़मीन से, जिधर ये पड़ा है वहाँ से निकालना। वहाँ पर क्या करते हैं आप, उसको तोड़ते हैं, लेबर वाला काम है ये, या तो ज़मीन के सरफेस पे होता है या कुछ नीचे होता है, वहाँ से निकाल के आप लाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइनिंग ऑफ द होर। पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आप इसको लाते हैं बड़े बड़े पीसेस में, पहले इसको तोड़ते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई सा पत्थर हो जिसमें आपको लगता है कि इसमें नहीं होगा, वो बड़े बड़े पत्थर भी आप साइड पे करते हैं। जो पत्थर आपको लगे कि इनमें मौजूद है मेटल ज़्यादा, तो उनको फिर आप क्या करते हैं, क्रशिंग के बाद उसकी ग्राइंडिंग भी करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसके करने के बाद फिर आप चाहते हैं कि भाई इसमें अभी तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हैं, इसको मैं कंसंट्रेट इससे अलग करना चाहता हूँ, गैंग को अलग करना चाहता हूँ, यानी जो मीठी वाली चीज़ें वो अलग हो जाए और मेटल वाला अलग हो जाए। तो इन केस ऑफ कॉपर एक मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस के तहत आप क्या करते हैं, इनको रिफाइन करते हैं। रिफाइन जब आप करते क्या कंसंट्रेट करते हैं, वो कैसे, ऑयल और पानी का आप मिक्सचर डालते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इनकी एजिटेशन करते हैं, इनको खूब क्या करते हैं, रगड़ाते हैं ताकि क्या मिक्सिंग हो जाए। तो जो मेटल रिच पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑयल से वेट हो जाते हैं, जो मिट्टी होता है वो पानी से वेट हो जाता है। अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद फिर क्या हो जाता है, जो मेटल रिच ऑयल के पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे, जो मिट्टी से जो गीले हुए हैं वो नीचे पेंदे में चले जाते हैं। तो वो नीचे जो गए वो तो गैंग हो गया, जो ऊपर आ गए वो क्या है, वो आपका कंसंट्रेट है। ठीक, वो कंसंट्रेट क्या है, वो फिर मेटल रिच मिन और है। ठीक, तो ये आपका तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, रोस्टिंग ऑफ ओर। क्या है, ईटिंग एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप ओर को आई ईट करते हैं। अब हमारा जो ओर है उसमें कॉपर के साथ आयरन और सल्फाइड मेन कंपोनेंट है, इनको हम ईट करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में।
तो कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ वोलेटाइल गैसेस इस स्टेज पे आपके सिस्टम से निकल जाते हैं, ठीक, रोस्टिंग में। तो ये भी आपकी एक बहुत, यहाँ पर आपकी कॉपर की परसेंटेज बढ़ जाती है, तकरीबन 40 तक कार्बन की परसेंटेज हो जाती है, ठीक, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत में बहुत सारा ईट से निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम ये चाहते हैं कि ये और पिघल जाए। अब और का पिघलना तो भी कोई आसान काम नहीं है, तो इसके लिए हम फ्लक्सिस का सहारा लेते हैं, कोक और सैंड डालते हैं और फिर इनको खूब ईट करते हैं फर्नेस के अंदर। जब ईट करते हैं तो इनसे क्या बनता है, सैंड भी हमने और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, सल्फर की जो आयरन ऑक्साइड बन गया वो सैंड के साथ मिलकर आयरन सिलिकेट बनाता है स्लैग की सूरत में। तो ये स्लैग उस फर्नेस में नीचे बैठ जाता है। बाकी जो कॉपर सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपरिक ऑक्साइड, और ये कॉपरिक ऑक्साइड अगेन इसके साथ, ये तो सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, तो ये कॉपर सल्फाइड बनाते हैं। तो इस तरह ये रिएक्शन चलते रहते हैं। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जिसको बीसिमराइजेशन भी कहते हैं, या के बाद एक और स्टेप भी देते हैं बीसिमराइजेशन। उसमें क्या करते हैं, ये दो आपस में रिएक्शन करते हैं बीसिमराइजेशन में। इस रिएक्शन के नतीजे में इस ऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है, ठीक, सल्फर ऑक्साइड निकल जाता है और आपका कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर इसको कहते हैं, इम्प्योर कॉपर होता है, ये रह जाता है। अब इस कॉपर को प्योर करने के लिए फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ताउन से हम इस इम्प्योर कॉपर को क्या करते हैं, वो प्योरीफाई करते हैं, और इस तरीके से जो कॉपर हमें मिलता है दैट इज़ 99.99% प्योर। तो अगले क्लास तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।